Hello, friends. A very warm welcome to Anna for English, a platform where we prepare to perform. दोस्तों रीड की इस सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैलेसी। ये फैलेसी होती क्या है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं फैलेसी। फैलेसी यानी कि तर्क दोष या फिर भ्रांति। तर्क मतलब कि लॉजिक। जब भी कभी आप किसी स्टेटमेंट के अंदर कोई लॉजिकल मिस्टेक कर देते हैं तब हम उसे कह देते हैं फैलेसी, राइट। अब ये फैलेसी होती क्या है, कितने तरह की होती है और इसके बारे में क्या क्या डिटेल्स हमें पढ़नी है, हम उन्हें डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें कि फैलेसी क्या होती है, तो फैलेसी का मतलब होता है इन्फेरिंग यानी कि कंक्लूड करना, कंक्लूडिंग किसी आर्ग्यूमेंट को इनवैलिड या फॉल्टी रीजनिंग के साथ में हम उसे कंक्लूड कर लेते हैं, इन्फर कर लेते हैं, अपने हिसाब से उस स्टेटमेंट का हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं, उसे हम कहते हैं फैलेसी। ठीक है, फैलेसी का मतलब बेसिकली गलतियां अगर हम समझे, फॉल्स से फैलेसी समझ लेते हैं हम, ठीक है, अपनी समझ के लिए, थोड़ा इजी बनाने के लिए। और जब हम अपने हिसाब से इनवैलिड या फॉल्टी रीजनिंग लगा के उसको गलत समझ लेते हैं तो वो जो गलत समझा हुआ स्टेटमेंट है या आर्ग्यूमेंट है, जिसे हम कहते हैं फैलेशियस आर्ग्यूमेंट, वो हमें रियल का जो आर्ग्यूमेंट होता है उससे ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। ठीक है, अब फैलेसीज़ के लिए कहा जाता है कि कुछ फैलेसीज़ तो हम इंटेंशनल करते हैं ताकि हम अपनी बातों को मैनिपुलेट कर सकें या किसी चीज़ को परसुएट कर सकें, जबकि कुछ फैलेसीज़ कैसी होती हैं अनइंटेंशनल, जो कि आपसे या तो अनजाने में हो जाती हैं या फिर केयरलेसनेस की वजह से हो जाती हैं। ठीक है, अब अगर हम आगे समझते हैं तो यहाँ पर हम फैलेसीज़ का डिवीज़न अगर देखते हैं, देखो फैलेसी जो है वो कहीं ना कहीं आया है फ़िलॉसफ़ी से। अगर आपने कभी कहीं फ़िलॉसफ़ी पढ़ी है ग्रेजुएशन में, पीजी में, कभी भी, तो फैलेसीज़ का एक पर्टिकुलर टॉपिक हमें फ़िलॉसफ़ी में पढ़ने को मिलता है। फ़िलॉसफ़ी के हिसाब से अगर हम फैलेसीज़ को समझें तो वहाँ पर बहुत सारी फैलेसीज़ डिस्कस करनी होती हैं और उनके बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं। लेकिन बेसिकली जो ब्रॉड डिवीज़न होता है फैलेसीज़ का, वो होता है या तो फॉर्मल या तो इनफॉर्मल। फॉर्मल फैलेसी वो होती है जिसके अंदर स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ लॉजिक को हम क्लियरली एक्सप्रेस कर पाते हैं कि भाई इसके अंदर किस तरह का लॉजिक होना चाहिए था और क्या लॉजिक हमने लगा के उसे फैलेशियस बना दिया। दूसरा होता है इनफॉर्मल फैलेसी, जिसके अंदर हम रीजनिंग की कहीं ना कोई मिस्टेक कर देते हैं, तो उसे हम कह देते हैं इनफॉर्मल फैलेसीज। अब वैसे समझा जाए अगर, तो फ़िलॉसफ़ी में जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं लगभग 23 से 27 टाइप्स की फैलेसीज़। बट यहाँ जो हमारे रीट में काम में आएगा, रीट के एग्ज़ाम में हमारे बेसिकली 5 तरह की फैलेसीज़ काम में आती हैं। हेस्टी जनरलाइजेशन, फॉल्स एनालॉजी, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, फैलेसी ऑफ डिवीजन, फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। जैसे कि मैंने बोला हेस्टी जनरलाइजेशन, हेस्टी का मतलब क्या होता है, जल्दबाजी, हेस्ट बहुत जल्दबाजी में होना। तो जल्दबाजी में या फिर बिना सोचे समझे हम जो डिसीजन ले लेते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं चीज़ को, उसे हम कहेंगे हेस्टी जनरलाइजेशन। फॉल्स एनालॉजी का मतलब आपने एनालॉजी बनाई है, हम एनालॉजी रीजनिंग में पढ़ते हैं ऐसी कुछ, ठीक है, ए के साथ बी का कुछ रिलेशन है, सी के साथ डी का कुछ रिलेशन है, तो हम अपने मन से सोच लेते हैं कि बी और सी का भी कुछ रिलेशन होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड फॉल्स एनालॉजी। हम वहाँ पर एनालॉजी ही गलत फिट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, यानी कि कंपोज करने का, किसी चीज़ को बनाने का, संरचना का भ्रम या संरचना का दोष। फैलेसी ऑफ डिवीजन, ये बिल्कुल कॉम्पोजिशन वाली फैलेसी का ऑपोजिट है, जहाँ पर आप चीज़ को डिवाइड कर रहे हो, अलग कर रहे हो, विग्रह कर रहे हो, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, यानी गोल मटोल करके बातों को बोलना जिससे कि वो कैसी लगेगी, एम्बिगुअस लगेगी, जिसके अंदर द्वयार्थक बात समझ में आएगी, यानी कि दो तरह के मतलब समझ में आएंगे, उसे हम कहेंगे फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। चलिए अब एक एक करके हम इन्हें पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन। देखो ये एक तरह की इनफॉर्मल फैलेसी है और इनफॉर्मल फैलेसी ऑफ फॉल्टी जनरलाइजेशन है। अब अगर आपने कोई काम जल्दबाजी में कर दिया तो हम कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का, तो वो काम गलत हो जाएगा, और जो गलत हो गया वो कैसा हो गया, फॉल्टी हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप
किसी तरीके से एक इंडक्टिव जनरलाइजेशन पर पहुंच रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड या इनसफिशिएंट एविडेंस पर बेस्ड है। जैसे कि अगर हम कोर्ट रूम की बात करें तो बहुत थोड़े से एविडेंस पर हम किसी को सही या गलत नहीं ठहरा सकते, हमें उसके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन का होना ज़रूरी है। तो वैसे ही हम यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ों के लिए या फिर कोई एक पर्टिकुलर फैक्ट जो बहुत ही छोटा आया है, बहुत ही माइनर सी चीज़ है, उसको हम किसी बड़े रूल या प्रिंसिपल पे अप्लाई कर दें, वो चीज़ यहाँ पर कहलाएगी फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन। देखो, इसको एक और तरीके से अगर हम समझें तो ये हो सकता है यूजिंग एन अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल टू कंक्लूड और इन्फर अ जनरल रूल। अनरिप्रेजेंटेटिव का मतलब जो उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता, जिस चीज़ के लिए आप उस सैंपल को या आप उस फैक्ट को ले रहे हो काम में, उस जनरल रूल के लिए, उस बड़े एक फॉर्म के लिए वो अप्लाई हो ही नहीं सकता और वहाँ पर हम उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी स्टेट या सिटी की पॉपुलेशन पर या डेमोग्राफी पर कोई डिसीजन लेना चाहूँ, कुछ भी स्टडी करना चाहूँ, तो वहाँ पर मैं बहुत ही छोटा सैंपल लेकर के एक बड़ा कंक्लूजन उस पूरी पॉपुलेशन के लिए नहीं निकाल सकती। तो मेरे रैंडम सैंपल्स के अंदर मुझे एटलीस्ट एक उस रेशो में जा कर के अपने सैंपल्स को इकट्ठा करना पड़ेगा जिससे कि वो पूरी पॉपुलेशन के बारे में समझा सके। जैसे कि मैं 10 या 5 या 20 या 100 जनों पे भी पूरे एक स्टेट का पॉपुलेशन के बारे में कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकती, क्योंकि बहुत ही छोटा नंबर है एक स्टेट की पॉपुलेशन के सामने। यानी कि ये कैसा है, ये बहुत ही छोटा इनसफिशिएंट एविडेंस बन जाएगा। लगभग लाखों की पॉपुलेशन के बारे में कुछ भी डिसीजन लेने के लिए 100 जनों का सैंपल लेना कैसा बन जाएगा, एक इनसफिशिएंट एविडेंस जैसा या इनसफिशिएंट सैंपल जैसा बन जाएगा। इसीलिए हम इसे बोल देते हैं फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन, यानी जल्दबाजी में लिया गया कोई भी एक डिसीजन जो गलत हो सकता है या कंक्लूजन निकाल लेना जो गलत हो सकता है। सेकंड आता है इसमें फैलेसी ऑफ एनालॉजी। ये भी एक तरह का इनफॉर्मल फैलेसी है, ठीक है। इस फैलेसी के अंदर क्या होता है, कोई दो चीज़ें अगर किसी एक चीज़ में कॉमन है या कोई दो चीज़ें अलग अलग जगह पे कॉमन हो रही हैं, तो हम उन दोनों चीज़ों को सब जगह कॉमनली अप्लाई कर दें। एग्जाम्पल के लिए समझो इसको। इट अप्लाइज टू इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। इंडक्टिव का मतलब अगेन कैसा हो गया, आप किसी भी एक पर्टिकुलर फैक्ट को या एग्जाम्पल को जनरल रूल्स या प्रिंसिपल्स बनाने के लिए काम में लेते हो, उसे हम कह देते हैं इंडक्टिव, ठीक है, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। ये एनालॉजी क्या प्रपोज करती है कि दो कॉन्सेप्ट्स विच आर सिमिलर टू एक्स एंड वाई हैव अ कॉमन रिलेशनशिप टू सम प्रॉपर्टी। कोई एक चीज़ है एक्स, कोई एक चीज़ है वाई, उसके अंदर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ अगर हैं तो क्या मैं ये कह पाऊँगी, मान लो सिमिलर प्रॉपर्टी ए इसमें भी है, सिमिलर प्रॉपर्टी ए इसमें भी है, तो क्या मैं ये कह पाऊँगी कि जो बी है वो प्रॉपर्टी एक्स की बन सकती है? या फिर मैं ऐसा कह दूँ कि कोई एक चीज़ जो आप पे फिट होती है वही एक चीज़ जो दूसरे आपके फ्रेंड पे भी फिट होती है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि वही चीज़ कोई थर्ड पर्सन के ऊपर भी फिट हो जाएगी, या कोई नई चीज़ आप दोनों पे फिर से फिट हो जाएगी? यानी कि हम इसके अंदर जो एनालॉजी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सादृश्यता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसमें गलत हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, यानी कि आप किसी चीज़ की संरचना कर रहे हो, किसी चीज़ को बना रहे हो, और देखा जाए तो ये भी एक इनफॉर्मल फैलेसी है। रीट में हमारे सिलेबस में जो भी पांचों हम फैलेसीज पढ़ेंगे वो सारी की सारी इनफॉर्मल फैलेसीज हैं। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन कब बनती है? इट अकर्स व्हेन वन इन्फर्स दैट समथिंग इज ट्रू ऑफ द होल फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज ट्रू ऑफ सम पार्ट ऑफ द होल और इवन ऑफ एवरी प्रॉपर पार्ट। इसका मतलब समझो, अगर कोई चीज़ इस पूरे ब्लॉक के लिए सही है तो क्या इन छोटे छोटे चीज़ों के लिए भी सही होगी? या फिर इसका ठीक उल्टा समझ लो, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है। अगर मैंने देखा कि मेरा घर बनते वक्त ये जो ब्रिक्स उसमें लगी थी, ठीक है, ये एक ब्रिक थी लगभग 3 किलो की, 3 किलो की भी नहीं थी। मैंने अच्छे से उठा के देखी, मेरे मकान में, मेरे घर में, बिल्डिंग में जो भी ईंटें लगी हैं, कोई भी ईंट 3 किलोग्राम से ज़्यादा की नहीं है। तो क्या उन ईंटों से बनने वाला
क्या उन ईंटों से कंपोज होने वाला, क्या इन ईंटों से संरचना करने वाला ये पूरी बिल्डिंग जो है, उस पूरी बिल्डिंग का वजन भी 3 किलोग्राम से कम है। ऐसी चीज़ों को हम कहेंगे फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। मेरे ख्याल से आपको ये एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलो अब एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। आपको पता है हाइड्रोजन गैस होती है, तो जो गैस होती है वो वेट नहीं होती, यानी गीली नहीं होती। ऑक्सीजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी गीली नहीं होती। तो अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन को बोलूँ H2O, तो H2O भी गीला नहीं होगा। ये हो गया कंपोजिशन। क्योंकि एक फाइनल चीज़ को बनने के लिए जो दो चीज़ें मैंने देखी, उन दोनों चीज़ों को मैंने मिला करके जो कंपोज बनाया है अपना, जो मैंने उस चीज़ से कंपोजिशन की है, वो भी वैसी ही होगी। ऐसा मान लेना बिल्कुल गलत हो जाता है और इसे हम बोलते हैं फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका ठीक उल्टा, फैलेसी ऑफ डिवीजन। जो कंपोज कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, अब हम उसको डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। देखो ये भी एक इनफॉर्मल फैलेसी है, क्योंकि हम जो भी पांचों फैलेसीज पढ़ेंगे वो सारे के सारे इनफॉर्मल होंगे। ये कब होती है? इट अकर्स व्हेन वन इन्फर्स दैट समथिंग इज ट्रू ऑफ वन और मोर पार्ट्स फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज ट्रू टू दी होल। पहले हमने होल से पार्ट्स में आए थे, अब हम पार्ट से होल में जाएंगे, ठीक है। ये जो फैलेसी ऑफ कंपोजिशन है, इसका ठीक ऑपोजिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, ए बी का एक पार्ट है, बी के अंदर कोई प्रॉपर्टी है एक्स, तो क्या हम ये मान लेंगे कि जो प्रॉपर्टी बी में थी वही प्रॉपर्टी ए में भी होगी? एग्जाम्पल देख के देखो। अब मैंने देखा कि मुझे एक घर खरीदना था, मैं किसी पर्टिकुलर एरिया में घर देखने गई। जो घर मुझे पसंद आया वो बाकी के घरों से लगभग आधा था, तो मैंने क्या बोला? दिस हाउस इज हाफ ऑफ द साइज ऑफ मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन दिस लोकेलिटी और एरिया। इस एरिया में जितने भी घर हैं उनमें से ये घर उनके बिल्कुल आधे साइज का है, ठीक है। देयरफॉर क्या मैं ये कह सकती हूँ कि इस घर में जो दरवाज़ा लगा होगा और इस घर में जो दरवाज़ा लगा होगा, उन दोनों के अंदर भी आधा का डिफरेंस होगा, यानी ये दरवाज़ा होगा 6 फुट का तो ये दरवाज़ा होगा 3 फुट का। भाई घर का एरिया ही तो हाफ हुआ है, क्या पूरा घर ही हाफ हो गया? तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? फैलेसी ऑफ डिवीजन कर दिया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन को हम क्या बोल देते हैं? कई बार हम इसको डबल स्पीक के नाम से भी बोल देते हैं। डबल स्पीक मतलब कि डबल मतलब निकाल लेना, ठीक है। द्वयार्थक, जिसके एक नहीं दो मतलब हो। देखो अगेन ये कैसी है? इनफॉर्मल फैलेसी है। ये फैलेसी कब होती है? इट अकर्स व्हेन यूजिंग एन एम्बिगुअस टर्म इन मोर देन वन सेंस। अगर आप किसी ऐसी टर्म को या कोई ऐसा वर्ड ले रहे हो जो एक सेंटेंस में एक अलग मीनिंग कैरी करता है और दूसरे सेंटेंस में एक दूसरा मीनिंग कैरी करता है, पर हम दोनों का एक ही मतलब निकाल करके सेंटेंस का कंक्लूजन निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर हो जाएगी फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई एक वर्ड है जिसके दो डिफरेंट मीनिंग होते हैं, पर हमने उसका एक ही मतलब समझ के अपना सेंटेंस को इन्फर कर लिया या फिर सेंटेंस का कंक्लूजन कर लिया, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी? फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। देखो एग्जाम्पल के लिए लेके देखें। आपको पता है ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, है ना, राइट एंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और हमने पढ़े थे बहुत सारे आइसोसेलेस, स्केलन, अलग अलग तरह के ट्राइंगल्स। अब अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, सम ट्राइंगल्स आर ऑब्ट्यूज, तो यहाँ पर मैं इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री बोल रही हूँ कि सम ट्राइंगल्स आर ऑब्ट्यूज, जबकि डिक्शनरी मीनिंग ऑब्ट्यूज का एक और होता है, ठीक है। तो क्या मैं इस ऑब्ट्यूज वाले वर्ड को यहाँ पे भी फिट कर सकती हूँ? देयरफॉर सम ट्राइंगल्स आर नॉट वेरी स्मार्ट, क्योंकि ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? डल, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं होता, डल होता है एकदम, ठीक है, जिसे कहते हैं ना, ही इज़ अ वेरी डल बॉय, ही इज़ अ डल स्टूडेंट, तो वैसे हम बोल सकते हैं ऑब्ट्यूज। तो डल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? स्मार्ट। और जब हम स्मार्ट की बात कर रहे हैं तो स्मार्ट का ऑपोजिट मुझे बनाना हो तो मैं नॉट लगा सकती हूँ, है ना। तो इसलिए मैं क्या कह सकती हूँ कि देयरफॉर सम ट्राइंगल्स आर नॉट वेरी स्मार्ट,
जो नॉट वेरी, अगर वो स्मार्ट नहीं है तो वो क्या है, डल है, डल मतलब वो ऑब्ट्यूज हैं, जबकि ट्राइंगल्स तो कभी डल, स्मार्ट, ब्राइट ऐसे हो ही नहीं सकते। वी कैन से ही इज़ अ स्मार्ट स्टूडेंट, ही इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट, बट ट्राइंगल्स के लिए मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑब्ट्यूज जो वर्ड है, ऑब्ट्यूज के दो मतलब निकलते थे। एक मतलब निकलता था ज्योमेट्री वाला और एक मतलब निकलता था इंग्लिश के डिक्शनरी वाला डल, ठीक है। तो हम दोनों मतलब को यहाँ पर मैच नहीं कर सकते और इसलिए यहाँ पर बन जाएगा फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। अब ये तो सारे बात हो गए हैं आपके फैलेसीज के, किस तरह की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कैसे हम उसे काम में लेते हैं। बट एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, हमारा बेसिक पॉइंट जो है वो यही तो है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। देखो अभी तक तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं। मैंने जितने भी पुराने पेपर्स अभी तक देखे हैं उसमें 2 या 3 क्वेश्चंस मैंने देखे हैं जो एग्ज़ाम्स में आए हैं। बट क्योंकि अभी क्या है, बार बार एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन्ड हो रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, अभी शायद से फॉर्म्स भी रीओपन हो जाएंगे, तो हो सकता है और सारे लोग उसके अंदर फॉर्म्स भर दें, तो यही एक तरीका हो सकता है कि कंपटीशन टफ हो जाएगा। अब जब कंपटीशन टफ हो जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि सिलेबस में और चीज़ें ऐड कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपका सिलेबस अभी थोड़ा सा चेंज होके आया है, चीज़ें उसमें ऐड ऑन हो गई हैं। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा नहीं हुआ पर सोशल स्टडीज़ में तो हुआ ही है। तो अब इस कंपटीशन को टफ करने के लिए दे मे ऐड सर्टेन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऑफ फैलेसीज, ठीक है। चलो अब एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं फैलेसीज का। फैलेसीज के बारे में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखो ये है जो लेवल 1 2016 में क्वेश्चन आया था। पीपल डू हार्ड वर्क, ठीक है, हार्ड वर्क इज एसेंशियल फॉर सक्सेस, सो पीपल आर हार्ड वर्किंग, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर किस तरह की फैलेसी आपको समझ में आती है, क्या ये फॉल्स एनालॉजी है, हेस्टी जनरलाइजेशन है, इक्विवोकेशन है या फिर कंपोजिशन है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये है फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन, यानी कि जब आप किसी भी इनसफिशिएंट एविडेंस पर एक बड़ा डिसीजन ले लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पीपल हु बाय स्टॉक्स आर नो डिफरेंट फ्रॉम पीपल हु बेट ऑन हॉर्स रेसिंग, दे बोथ रिस्क देयर मनी विथ लिटिल चांस ऑफ मेकिंग अ बिग प्रॉफिट। ये क्वेश्चन भी रीट में आया हुआ है, लेवल 1 का है, 2018 में है। देखो फैलेसी जो टॉपिक है ना वो लेवल 1 लेवल 2 दोनों में है, तो आपको ये बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि हम लेवल 2 की सीरीज़ में इसे देख रहे हैं, लेवल 1 की सीरीज़ में देख रहे हैं। हमें बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो टॉपिक हमारे लेवल वाले सिलेबस में होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों के साथ में ही आपको कॉमन टॉपिक मिलता है। People who buy stocks are no different from people who bet on horse racing. They both risk their money with little chance of making a big profit. आपको पता है यहाँ पे स्टॉक्स का मतलब क्या है, ये जो भी हम शेयर मार्केट का काम करते हैं ना, BSE या NSE का स्टॉक्स खरीद लेते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने स्टॉक्स को खरीद के रख रहे हैं। ऑब्वियसली ये भी एक तरह का क्या है, जुए जैसी चीज़ है, गैम्बलिंग है, पता नहीं मार्केट कब अप हो जाए कब डाउन हो जाए। वैसे ही अगर हम कहें कि जो हॉर्स रेसिंग पे पैसा लगाते हैं वो भी एक तरह का क्या है, गैम्बलिंग है, पता नहीं किस्मत क्या बोल जाए, कौन सा घोड़ा कब जीत जाए। बट दोनों में डिफरेंस है, दोनों में एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि जो आपके स्टॉक्स होते हैं आप इसे कभी होल्ड करके रख सकते हो, लाइक लॉन्ग टर्म आपने होल्ड कर लिया, शॉर्ट टर्म पे होल्ड कर लिया, आपने इसमें स्टॉप लॉस लगा दिया कि इससे नीचे आते ही ये हमारा ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास में एक थोड़ा सा सेफ साइड रहता है खेलने के लिए, राइट। पर जब आप हॉर्स रेसिंग की बात करते हो तो क्या यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो कि यदि जिस घोड़े पे मैंने पैसा लगाया है वो इतनी स्पीड से कम हो जाए तो मेरा घोड़ा ऑटोमेटिकली कहीं और बिक जाए, या फिर मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लूँ, या फिर मैं इसको जल्दी बेच दूँ। ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते, वो जो उसका एक सर्टेन टाइम है यहाँ से यहाँ तक में आने का, उतने ही देर में वो खेलेगा, यहाँ पर चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। अब इन दोनों फैक्ट को समझते हुए आप क्या बोलते हो इसमें कि यहाँ पर कौन सी फैलेसी हो सकती है, क्या यहाँ पर हेस्टी जनरलाइजेशन है, या यहाँ पर फॉल्स एनालॉजी है, या यहाँ पर कंपोजिशन की यानी कि संरचना की तर्कदोष है, या यहाँ पर द्वयार्थक यानी कि एम्बिगुअस फैलेसी है। जब दो चीज़ें सेम मैच ही नहीं कर रही हैं, A इज़ नॉट इक्वल्स टू B, या फिर A और B की चीज़ें किसी सी फॉर्म में आ ही नहीं रही हैं, स्टॉक एक्सचेंज वाली चीज़ हॉर्स रेस की बैटिंग पे नहीं चल रहा, तो यहाँ पर हम कहेंगे इट इज़ अ फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी, यानी इसका आंसर हो जाएगा सही B।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन 2018 लेवल 2 में आया हुआ है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो हमसे रिलेट भी करता है। नॉइजी चिल्ड्रन आर अ रियल हेडेक। हम कहते हैं बच्चों को, ये भगवान कितना बोलते हैं, सिरदर्दी बना रखी है बिल्कुल, राइट। ये बच्चे तो एक नंबर के सिरदर्द हैं। दूसरा हमने सेंटेंस बोला, 2 एस्पिरिन्स विल मेक अ हेडेक गो अवे। अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है तो एस्पिरिन आप ले लीजिए। एस्पिरिन क्या है? पेन किलर है। क्या है एस्पिरिन? पेन किलर है। तो अगर आपके सिर दर्द हो रहा है तो आपने 2 एस्पिरिन्स ले लिए और आपका सिर दर्द भाग जाएगा। तो क्या अब मैं ये कह सकती हूँ कि अगर घर में आपके बहुत ही शैतान, ऊधमी, एकदम नोटोरियस शैतान, मतलब धामड़ धोड़ वाले बच्चे आ जाएं तो आप 2 एस्पिरिन्स ले लें और वो बच्चों को भगा देगा? बोल सकती हूँ क्या? नहीं बोल सकती। तो इसीलिए अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो क्या ये फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन है, एनालॉजी की, इसमें फॉल्स एनालॉजी है, हेस्टी जनरलाइजेशन है, या फिर फैलेसी ऑफ कंपोजिशन है? यहाँ पर हमने एक चीज़ के 2 मतलब निकाले हैं। वो एक चीज़ क्या है? वो एक चीज़ है हेडक। एक तरफ तो हमने इसका मतलब क्या निकाला है? नॉइजी चिल्ड्रन। और एक तरफ हमने इसका मतलब क्या निकाला है? पेन। तो एक ही चीज़ के 2 मतलब हो गए, द्वयार्थक हो गया, एम्बिगुअस हो गया। इसीलिए जो चीज़ एम्बिग्विटी प्रेजेंट कर रही है उसे हम बोलेंगे फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, यानी कि इसका हो जाएगा आंसर ए, बिल्कुल सही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। ये किसी एग्जाम में नहीं आया, मैं एक बहुत अच्छी बुक पढ़ रही थी, उससे मुझे मिला है ये क्वेश्चन। इफ अ पर्सन ट्रेवल्स थ्रू अ टाउन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सीज 15 पीपल। अगर आप किसी शहर में पहली बार गए हैं और आपने वहां पर 15 लोग देखे हैं, जो सारे के सारे 15 कैसे हैं? एजेड हैं, बूढ़े हैं। तो क्या आप ये कंक्लूड कर सकते हो, क्या आप ये कंक्लूजन या इन्फरेंस ले सकते हो कि उस शहर में कोई भी जवान या यूथ नहीं रहता, उस शहर में कोई भी यंग रेजिडेंट नहीं है? ये किस चीज़ तरह की फैलेसी हो गई है? क्या ये इक्विवोकेशन है, फॉल्स एनालॉजी है, हेस्टी जनरलाइजेशन है, या कंपोजिशन है? इन तीनों में से कौन सी, चारों में से कौन सी वाली फैलेसीज है? देखो याद आ रहा होगा, टाउन की पॉपुलेशन 15 ही लोग लिए, यानी कि हमारा सैंपल साइज जो है वो बहुत स्मॉल है, और मैंने बहुत कम टाइम में, यानी कि लेस टाइम में मैंने अपना क्या कर लिया? कंक्लूजन निकाल लिया। कम टाइम में कंक्लूजन निकाल लिया यानी कि मैंने बहुत जल्दी कंक्लूजन निकाल लिया, जल्दी कंक्लूजन निकाल लिया यानी कि मैंने क्या कर दिया? फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन, यानी कि आंसर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी उसी बुक में से मैंने लिया है क्वेश्चन। किसी की रिंग सेरेमनी हो रही है। इफ समवन stands up out of his seat during a ring ceremony, he can see better. Therefore, if everyone stands up, all can see better. अब कोई फंक्शन चल रहा है, कोई कीर्तन चल रहा है, कोई रिंग सेरेमनी है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आप खड़े होके देखते हो तो आपको वो चीज़ अच्छी लगती है, आपको वो चीज़ क्लियरली नज़र आ जाती है। ठीक है, वो चीज़ आपके लिए कैसी है? उसका क्लियर विजन है एकदम, क्योंकि आपके सामने कोई नहीं है। तो क्या ये मैं कह सकती हूँ कि जितने भी जने वहाँ पर बैठे हैं, अगर वो सबके सब खड़े हो जाएं तो सबको साफ दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? सबकी हाइट डिफरेंट है, सबका डिस्टेंस डिफरेंट है, तो वो चीज़ सबके लिए इक्वली अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, तो जो हम पार्ट की बात कर रहे थे वो पूरे कंपोजिशन पे आ गए, हम पार्ट टू होल पे आ गए हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम पार्ट टू होल पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर पार्ट टू होल वाली चीज़ कहाँ नज़र आती है? क्या वो डिवीजन है? क्या टू होल? डिवीजन नहीं है। फॉल्स एनालॉजी है, हेस्टी जनरलाइजेशन है, या फिर कंपोजिशन है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या बन जाएगा? फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, या कि आंसर डी। ठीक है, तो ये कुछ स्टेटमेंट्स थे जो हमने अभी डिस्कस किए फैलेसी के रिगार्डिंग। और देखो बहुत ज़्यादा तो क्वेश्चंस पहले नहीं आए हैं, पर क्योंकि टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग, अच्छा और थोड़ा पेचीदा सा है, ट्रिकी है, जहाँ पर लोग फंस जाते हैं। नो डाउट अगर आपको टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया और आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग आपने इसके 50 से 70 क्वेश्चंस भी लगा लिए, तो आपके टॉपिक में मास्टरी हो गई है। तो इस तरह के पेचीदे ट्रिकी क्वेश्चंस को पेपर में स्टैंडर्ड अपग्रेड करने के लिए ज़रूर से इंक्लूड किया जाता है। इसीलिए इस टॉपिक के ऊपर आप अपनी पकड़ बना के रखें। ऐसा ही मिलता जुलता एक टॉपिक और है, दैट इज़ इन्फेरेंस।
इन्फेरेंस को भी हम कवर करेंगे। इन्फेरेंस वैसे तो कभी होता है सेंटेंस 1, सेंटेंस 2 और उसका फिर आपने क्या इन्फेरेंस निकाला, या फिर इन्फेरेंस आपको मिल सकता है कि एक पूरा पैसेज दे दिया और उससे रिलेटेड 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस आपको दे दिए। हमारे सिलेबस में इस तरह के इन्फेरेंस निकालने वाले क्वेश्चंस आएंगे। हमारे अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक इन्फेरेंस। टिल देन आई रिक्वेस्ट कि आप जहाँ कहीं से भी जो भी बुक प्रेफर कर रहे हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करें फैलेसीज़ के लिए, ताकि ये 50 से 70 क्वेश्चंस के थ्रू आपकी मास्टरी हो जाए। और अगर डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता है और फैलेसीज़ के क्वेश्चन आने वाले पेपर में इंक्लूड होते हैं तो यू विल गो थ्रू इट ईजीली। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर, टाटा।